फिरोजाबाद में टोल प्लाजा पर पहचान बताने के बावजूद रोके जाने से खफा होकर राज्यसभा सांसद सुखराम यादव धरने पर बैठे। बताया गया कि सुखराम यादव अपनी कार से दिल्ली से कानपुर जा रहे थे और एक टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और आई कार्ड देखने के बाद भी उनसे टोल मांगा। इससे खफा होकर सांसद सुखराम यादव कार से उतरकर धरने पर बैठ गए और टोल कर्मचारियों से लिखित माफी की मांग पर अड़ गए। खबर है कि लिखित माफी मांगने के बाद ही वो वहां से आगे के लिए रवाना हुए। बहस करने लगे, बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा, मैं धरना दूंगा और गाली गलौज भी की। फिर मैं तब तक पहुंचा, उनके लिए पानी वगैरह मंगाया, चेयर मंगाई। मैंने कि साहब रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चा है, गलती हो गई। करीब 20 लोगों ने उनसे माफ़ी मांगी मगर वो अपनी जिद पे अड़े रहे। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 123 में बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर गौरव चंदेल नाम के एक आदमी की लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उनका शव एक क्रिकेट ग्राउंड में फेंक दिया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस वारदात वाली जगह पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। इस दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। गौरव चंदेल की इसी जगह हत्या हुई थी। हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो पुलिस है वो फिलहाल यहाँ पे जांच में जुटी हुई है और करीब कल देर रात का मामला बताया जा रहा है, जब गौरव चंदेल गुड़गांव से अपनी कंपनी से चले थे अपने घर जाने के लिए और सड़क के किनारे हत्या करके उनके शव को फेंक दिया गया। जानकारी के मुताबिक बदमाश हत्या के बाद गौरव चंदेल की गाड़ी और लैपटॉप लूट कर फरार हो गए। मेरे मित्र हैं गौरव चंदेल, जिनके साथ रात को उनकी गाड़ी की लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई। ना गाड़ी मिली है, ना लैपटॉप मिला है। वारदात के बाद परिवार ने पुलिस पर घटना की जानकारी देने के बावजूद मदद नहीं करने का आरोप लगाया। 3-4 पुलिस ऑफिसर मिले, हमने कहा भाई हेल्प कर दो, तो कोई चला था हमारे साथ में और वहाँ पे हमने ढूंढा, कुछ नहीं मिला। उसके बाद वो चले गए, भाग गए कि हमें अब हमारे यहाँ तक इससे ज्यादा हम आगे नहीं जा सकते, हमारा एरिया नहीं पड़ता। हालांकि पुलिस ने परिवार के आरोप खारिज कर दिए और लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई का भरोसा दिया। डिटेल्स में बात करेंगे, परिजनों से बात करेंगे, अगर किसी की इसमें लापरवाही रही है तो एक्शन होगा। गौरव चंदेल गुरुग्राम में एक कंपनी में मैनेजर थे, जिन्हें दफ्तर से लौटते वक्त बदमाशों ने निशाना बनाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की राजधानी तेहरान से यूक्रेन की राजधानी कीव जा रहे एक यात्री विमान तेहरान के नजदीक तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हो गया है। बताया जा रहा है कि विमान में 180 लोग सवार थे और तकनीकी खराबी आई है, ये शुरुआती जानकारी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईरान की राजधानी तेहरान से यूक्रेन की राजधानी कीव जा रहा एक यात्री विमान तेहरान के नजदीक तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हुआ है और विमान में 180 लोग सवार थे। मलबा वहां पर फैला हुआ है और अब उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिली है कि तकनीकी खराबी आई जिसकी वजह से विमान क्रैश हुआ है। जब भी कोई विमान उड़ान भरता है उसके बाद उसका पूरा चेकअप होता है, उसके बाद ही उसको उड़ाने के लिए हरी झंडी दी जाती है। लेकिन ये जांच का विषय है कि तकनीकी खराबी कैसे आई। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिली है कि 180 लोग इस यात्री विमान में सवार थे जो जा रहे थे यूक्रेन और इस बीच तकनीकी खराबी आती है, विमान क्रैश हो जाता है। मलबा विमान का बिखरा हुआ है और विमान में 180 यात्री सवार थे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। दरअसल विमान ने ईरान की राजधानी तेहरान से यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए उड़ान भरी थी और रास्ते में ही उड़ान भरने के बाद ये विमान क्रैश हो जाता है। 180 यात्रियों की जान संकट में पड़ जाती है। 180 यात्री कैसे हैं इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये बेहद शुरुआती जानकारी है। शुरुआती जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं यात्री विमान से जुड़ी हुई, जो कि क्रैश हुआ है और बताया जा रहा है कि ये यात्री विमान ईरान की राजधानी तेहरान से यूक्रेन की राजधानी कीव जा रहा था। तकनीकी खराबी की वजह से विमान के क्रैश होने की खबर है और जांच होगी, जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन अभी जानकारी जुटाई जा रही है कि जो 180 यात्री इस विमान में सवार थे वो कहां के रहने वाले थे, उनकी पहचान करने की कोशिश और जो लोग इस विमान के क्रैश होने के बाद जो मलबा वहां पर बिखरा हुआ होगा उन लोगों को निकालने की जद्दोजहद, उसके बाद ही तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। संदीप बोल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, जो ये यात्री विमान जा रहा था तकनीकी खराबी इसमें आई थी, ये शुरुआती जानकारी है और क्या जानकारी है आपके पास इस हादसे से जुड़ी हुई? देखिए, जो फिलहाल जानकारी आ रही है उसमें सीधे तौर पर ये साफ हुआ है कि एक यूक्रेन का एक पैसेंजर एयरप्लेन जिसमें कि 180 जो पैसेंजर और क्रू मेंबर शामिल मौजूद थे वो क्रैश हुआ है जो इमाम कोमियानी एयरपोर्ट तेहरान के पास। बताया जा रहा है कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से इस तरीके का हादसा हुआ है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर वो ग्लिच क्या था, क्या उसकी वजह थी, लेकिन ये एक बड़ा हादसा है जिसमें कि तकरीबन 180 लोगों के जो हताहत होने की खबर है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर जो है कोई आंकड़ा
अभी सामने नहीं जारी किया गया है, लेकिन कह सकते हैं कि जब तक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच नहीं हो जाती, क्योंकि सबसे पहले ये है कि अगर उससे किसी को बचाया जा सकता है, राहत बचाव कार्य अगर अच्छे तरीके से चला सकता है, किसी की भी जान बचाई जा सकती है, तो वो एक बड़ी बात होगी। और दूसरा ये है कि अभी फिलहाल जो ब्लैक बॉक्स है उसको भी कहीं ना कहीं तलाशने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या वजह थी, क्यों इस तरीके का हादसा हुआ। बिल्कुल संदीप, ब्लैक बॉक्स के जरिए ही जानकारी जुटाई जाती है जब ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन ये बड़ा हादसा हुआ है। 180 यात्रियों की जान संकट में पड़ गई। इन यात्रियों के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगा कि पूरी तरीके से इसके बारे में जानकारी जो है वहाँ एयरलाइंस से भी जो है अभी तक नहीं आ पा रही, और ना ही अधिकारी जो है इस बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक तौर पर बयान दे रहे हैं, क्योंकि पहली प्राथमिकता ये है कि जहाँ पे ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो उस जगह पे जो है राहत बचाव का कार्य सबसे पहले जरूरत है, और उसी में जो है वो लगे हुए हैं। और फिलहाल ये देखना होगा कि क्या वजह रही है और क्यों ये इस तरीके का हादसा, क्योंकि 180 लोग उस प्लेन में सवार थे। ये एक सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लगातार जो है इस तरीके के विमान हादसे हो रहे हैं, बड़े दुखद हादसे हो रहे हैं। और कह सकते हैं कि अब जरूरी है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स, जो कि फ्लाइट सेफ्टी नॉर्म्स है, उसको जो है और दुरुस्त किया जाए, और साथ ही उसके मद्देनजर जो है एयरलाइंस कंपनीज को जो है, और अलग अलग देश की एयरलाइंस कंपनीज को उसको उस चार्टर को फॉलो करने की भी जरूरत है। हालांकि ये टेक्निकल स्नैक बताया जा रहा है, अगर तकनीकी खराबी है तो उसमें जो है बहुत ज्यादा जो है ना तो पायलट ना तो एयरलाइंस जो है उस पर कोई उस पर किसी तरीके का कह सकते हैं कि काबू रहता है, क्योंकि जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो उसके सारे सिक्योरिटी चेक्स मेजर्स किए जाते हैं, उसके बाद ही जो है एयरक्राफ्ट फ्लाई होता बिल्कुल है। संदीप, जो आप बात बता रहे हैं काफी अहम हो जाती है, क्योंकि जितनी भी तकनीकी खामियां होती हैं उनको दूर किया जाता है, उसके बाद उड़ान भरने के लिए हरी झंडी दी जाती है। उसके बावजूद ये बड़ा हादसा हुआ है। 180 यात्री इस विमान में सवार थे, और जो हमारे सहयोगी संदीप जानकारी दे रहे थे कि फ्लाइट इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं, क्या उनका पालन होता है। लेकिन जब भी कोई यात्री विमान ऐसे उड़ान भरता है, उसके बाद तकनीकी खामियों को दूर किया जाता है, तकनीकी जांच होती है, उसके बाद ही हरी झंडी मिल पाती है। और जो शुरुआती जानकारी आई है सामने की तकनीकी खामी थी, और 180 यात्रियों की जान अभी भी संकट में पड़ी हुई है। ईरान ने इराक में अमेरिकी सेना के ठिकाने पर मिसाइल से हमला करने का दावा किया है, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो में ईरान की सरकारी टीवी ने दावा किया कि ईरान की ओर से अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर 10 से ज्यादा मिसाइल दागी गई। ईरान ने इसे अपने सैनिक कमांडर सुलेमानी की मौत का बदला बताया है। वहीं अमेरिका ने भी इराक में अपने एयरबेस पर हमले की पुष्टि की है। दावा किया जा रहा है कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हमले की खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इस हमले में हुए नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं लग पाई है। ईरान की तरफ से इराक में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हुए हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हमले में हुए नुकसान का फिलहाल जायजा लिया जा रहा है। ट्रंप ने लिखा कि सब ठीक है, ईरान की तरफ से इराक के 2 मिलिट्री बेस पर मिसाइल दागे गए, इससे होने वाले नुकसान का फिलहाल जायजा लिया जा रहा है। हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। मेरी तरफ से इस मुद्दे पर कल बयान दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं पवन शर्मा। पुंछ में एलओसी के पास बर्फीले तूफान की चपेट में आने से सेना से जुड़े एक पोर्टर की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में 3 पोर्टर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने बर्फीले तूफान का अलर्ट भी जारी किया है। और बताया जा रहा है कि एक पोर्टर की इसमें मौत हुई है। बर्फीले तूफान की वजह से पोर्टर की मौत हुई है, और ये भी जानकारी मिली है कि इस हादसे में 3 पोर्टर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुंछ में एलओसी के पास बर्फीले तूफान की चपेट में आने से सेना से जुड़े एक पोर्टर की मौत हुई है, जबकि इस हादसे में 3 पोर्टर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, और इस बीच आपको बता दें कि जो सुलेमानी की मौत का बदला ईरान ने लिया है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया है।
ईरान ने मिसाइल से हमले का दावा किया है और इस बात की पुष्टि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है और उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है और ये कहा कि कल वो इसको लेकर के आधिकारिक बयान देंगे। ईरान की टीवी ने हमले को सुलेमानी की मौत का बदला बताया है और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। हालांकि जो सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है उसमें अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है इस बात का आकलन किया जा रहा है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। लेकिन व्हाइट हाउस ने भी इस हमले की पुष्टि की है और जो ईरान ने कहा था कि सुलेमानी की मौत का बदला लिया जाएगा, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अमेरिका की सेना सबसे ताकतवर है और ये बात ईरान जान ले, कल वो कुछ कह पाने की स्थिति में होंगे। तो अमेरिका ने ईरान के हमले की पुष्टि जरूर की है। 2 अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया गया है और हमने देखा कि सुलेमानी की मौत पर ईरान में मातम पसरा हुआ है। जो वहां के सर्वोच्च नेता हैं वो रोए भी थे और उन्होंने कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा। अमेरिका को 2 टूक धमकी भी दी गई थी जिसका जवाब अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया भी है और अब ये कहा गया है कि कल वो कुछ इस बारे में कह पाने की स्थिति में होंगे और अमेरिका ने यह भी साफ किया है कि अगर ईरान की तरफ से शुरुआत होती है तो फिर अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा। तो क्या इसको युद्ध की शुरुआत कहा जाएगा? ये हालांकि शुरुआती तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो इराक में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हमला हुआ है, मिसाइल से हमला किया गया है और इराक की ओर से 10 से ज्यादा मिसाइल दागे जाने का दावा किया गया है, इसकी पुष्टि अमेरिका की तरफ से की गई है। ईरान की टीवी ने हमले को सुलेमानी की मौत का बदला बताया है। जो ईरान के टॉप कमांडर सुलेमानी की मौत हुई थी अमेरिका की तरफ से और अब वहां पर ईरान में इसको लेकर के गुस्सा है क्योंकि लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं और सुलेमानी की मौत का विरोध कर रहे हैं। महीने भर पहले ही फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभालने वाली 34 साल की सना मैरिन ने पहली कैबिनेट बैठक में कामकाज का नया प्रस्ताव पेश किया जिसके तहत हर कर्मचारी को हफ्ते में 4 दिन और रोज 6 घंटे काम करना होगा। अब तक वहां लोगों को एक हफ्ते में 5 दिन और रोज 8 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन इस प्रस्ताव के पास होने के बाद कर्मचारियों को हफ्ते में 40 घंटे काम करने के बजाय महज 24 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। सना मैरिन का मानना है कि ऐसा करने से लोगों की जिंदगी खुशहाल बनेगी और उनके कामकाज के तरीके में भी सुधार आएगा। साथ ही उन्होंने पड़ोसी देश स्वीडन का उदाहरण देते हुए इससे देश के आर्थिक हालात और मजबूत होने की उम्मीद जताई। स्वीडन सरकार ने 2015 में फैसला लिया था कि कर्मचारियों से हफ्ते के 4 दिन रोज 6 घंटे काम कराया जाएगा, जिससे उनके आर्थिक हालात मजबूत होने के साथ लोगों के काम करने की क्षमता भी बढ़ गई। हालांकि पूरी दुनिया में ये खबर वायरल होने के बाद फिनलैंड सरकार ने सामने आकर सफाई दी और बताया कि सरकार के एजेंडे में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हिमाचल में बर्फबारी से तापमान गिर गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। कुफरी जाने वाले रास्ते पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी। जो स्नोफॉल हमने एक्सपेक्ट की थी और आज हमने देखी है, मजा आ गया सबके साथ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। हालांकि किसानों ने इस बर्फबारी को सेब की फसल के लिए फायदेमंद बताया। आने वाले समय में खासकर सेब की खेती के लिए ये फायदेमंद साबित होगी। यूपी के कानपुर में ऑटो ड्राइवर से पैसे छीनकर भाग रहे बदमाश की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। दिल्ली की द्वारका में पुलिस ने अपने दोस्तों को शिमला घुमाने के लिए गाड़ी लूटने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। मोबाइल फोन बरामद हो चुके हैं, पैसा भी रिकवरी हो चुका है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक मकान की छत गिरने से 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि परिवार के 4 लोग घायल हो गए। बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच 19 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला में बच्चों को शामिल करने के फैसले पर नीतीश सरकार घिर गई। जल जीवन हरियाली को बढ़ावा देने और दहेज के साथ बाल विवाह जैसी प्रथाओं को खत्म करने के लिए ये मानव श्रृंखला बनाई जा रही, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों को एक चिट्ठी लिखी जिसमें 19 जनवरी को रविवार के दिन स्कूल खोलने का आदेश दिया गया। साथ ही शिक्षा विभाग ने स्कूल के सभी बच्चों को मानव श्रृंखला में शामिल होने का आदेश दिया। लेकिन आरजेडी ने ठंड के मौसम में बच्चों को मानव श्रृंखला में शामिल करने पर सवाल उठा दिए। कम से कम बच्चों को, अबोध बच्चों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। कांग्रेस ने भी आरजेडी की हाँ में हाँ मिलाते हुए सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। मानव जीवन के लिए जल जीवन हरियाली अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री किसी को थोप रहा है। विपक्ष के विरोध के बावजूद जेडीयू ने मानव श्रृंखला में बच्चों को शामिल करने के फैसले को सही बताया। जिनके पास राजनीति करने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, सिवाय विरोध के वो कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसा ही करते रहे।
बिहार में जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार का समर्थन किया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिस बेहतरी से इस मिशन की शुरुआत की है, उसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके इन दिनों सफेद आसमानी आफत की चपेट में हैं। एक दिन पहले ही मौसम विभाग ने राज्य में भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया था, जिसका असर भी देखने को मिला। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। टिहरी में भी लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। कई इलाकों का राज्य की दूसरी जगहों से संपर्क कट चुका है। बर्फ में ढकने की वजह से कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी अच्छी बारिश हो, बर्फबारी होने लगी, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। पिछली बार भी आए थे, अच्छी बर्फबारी हुई थी। हर साल आते हैं हम यहाँ पे, 2 साल हो गए मेरे को आते हुए, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है और बर्फ़ बहुत अच्छी पड़ रही है, कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई खतरे की, और सब लोग यहाँ पे हैं और बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। बहुत अच्छा व्यू है और प्लीज़ आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, एक बार ज़रूर आनंद लें यहाँ पे आने। इंजीनियर्स हैं, वो हमारे जो राजस्व के अधिकारी हैं, हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो बहुत सक्रियता से वहाँ लगे रहते हैं और मिनिमम पॉसिबल टाइम में हम लोग रोड को क्लियर कराते हैं। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में मार्च निकाला। ये मार्च लोगों को इस कानून से जुड़ी जानकारी देने के लिए निकाला गया, जिसमें बीजेपी नेता विजय गोयल और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल हुए। मार्च में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने हाथों में तिरंगा और कई तख्तियों को पकड़ा हुआ था, जिनके जरिए उन्होंने लोगों से इस कानून का समर्थन करने की अपील की और खुद भी समर्थन में जमकर नारे लगाए। कानपुर में 2 सांडों की लड़ाई से अफरा तफरी मच गई। यूपी के कानपुर में जिला अस्पताल के बाहर 2 सांडों की लड़ाई से अफरा तफरी मच गई। यूपी के ललितपुर में महिलाओं ने शराब के नशे में धुत एक महिला की चप्पलों से पिटाई कर दी। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। 11 लड़कियों को पकड़ा गया है, उनके एजेंट के रूप में 4 लोगों को और पूरे गिरोह के सरगना के रूप में एक दंपत्ति को पकड़ा गया है। मुंबई के पास दहीसर में पुलिस ने रिक्शे पर लगे जय श्री राम के स्टिकर की मदद से एक महिला के 10 तोले सोने के गहने ढूंढ निकाले। अयोध्या में स्वच्छता अभियान के तहत साधु संतों ने 2 देशों की संस्कृति के प्रतीक कोरियाई स्मारक स्थल पर सफाई की। मध्य प्रदेश के सतना में शारदा धाम में हुई भव्य आरती के बाद 121 व्यंजनों का भोग लगाया गया। पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ने के लिए अमेरिका की एक निजी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने 60 सैटेलाइट की तीसरी खेप को अंतरिक्ष में पहुंचाया। इन स्टारलिंक सैटेलाइट को उनकी कक्षा में भेजने के लिए कंपनी ने अपने फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया, जिसे फ्लोरिडा के एक लॉन्च पैड से छोड़ा गया। काउंटडाउन खत्म होते ही रॉकेट का इंजन स्टार्ट हो गया और वो तेजी के साथ ऊपर की तरफ उठने लगा। 3, 2, 1, 0 इग्निशन लिफ्ट ऑफ। कुछ देर तक उड़ने के बाद रॉकेट का पहला हिस्सा अलग हो गया और उसका दूसरा इंजन चालू हो गया। धरती से करीब 300 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद इन सभी उपग्रहों को एक-एक कर उनकी कक्षा में छोड़ दिया गया। There is stage separation and second engine start. सभी उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में छोड़ने के बाद रॉकेट दोबारा धरती की तरफ लौटने लगा। धरती के करीब पहुंचते ही रॉकेट का इंजन एक बार फिर चालू हो गया और करीब 1 घंटे बाद रॉकेट समंदर पर मौजूद एक प्लेटफॉर्म पर लैंड कर गया। Oh, but we have the drone ship and wow! स्पेसएक्स का ये फैल्कन रॉकेट रीयूजेबल है, यानी ये मिशन के बाद जमीन पर फिर लौट आता है, जिसकी वजह से इसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर फ्री कश्मीर का पोस्टर लहराने वाली आरोपी लड़की महक मिर्जा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। महक ने जेएनयू हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन के समय फ्री कश्मीर के नारे वाला पोस्टर हाथ में उठाया हुआ था, जिस कारण उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इस मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने गेटवे ऑफ इंडिया पर हुई प्रदर्शन के बाद अब तक कुल 4 FIR दर्ज की है।
अगर हम कहते हैं वो अपने हैं तो हमें उन्हें अपने जैसा ट्रीट भी करना चाहिए. दे शुड गेट द बेसिक राइट्स दैट वी आर गेटिंग. सो दे शुड हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. और बस यही ख्याल से मैंने वो पोस्टर उठाया. ये एफआईआर दर्ज हुए सर, वो तो वो वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है उनका काम है सर. कुलाबा पुलिस स्टेशन में हुआ है सर ये वो यहाँ पे जो है वो पूरी कानून की व्यवस्था, कानून के ढंग से और नियमों का बिल्कुल पालन करते हुए पूरा हो जाएगा. देश भर में टोल प्लाजा पर फास्टैग लागू होने के बाद नेशनल हाईवे से स्पीड ब्रेकर हटाने का काम शुरू कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने हाईवे पर स्पीड ब्रेकर हटाने के लिए अभियान की शुरुआत इसलिए की है ताकि गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक न लगे. खासतौर से टोल प्लाजा पर गाड़ियों को निकलने में कोई परेशानी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि गाड़ियों की स्पीड बढ़ाने और कम करने के दौरान स्पीड ब्रेकर से काफ़ी दिक्कत होती है. ऐसे में तेल की खपत बढ़ जाती है. इसलिए सरकार की दलील है कि स्पीड ब्रेकर हटाने से न केवल फ्यूल की बचत होगी बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी. इसके अलावा हाईवे से मरीजों और बुजुर्गों को आने और जाने में भी आसानी होगी, क्योंकि इससे उन्हें झटके नहीं लगेंगे. केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज 10 ट्रेड यूनियन की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है. बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में बंद का असर देखने को मिल रहा है. बंद का 6 बैंक यूनियन ने भी हड़ताल का समर्थन किया है, जिसकी वजह से आज बैंक के कामकाज पर भी असर पड़ सकता है. ट्रेड यूनियन का दावा है कि केंद्र की नीतियों की वजह से देश मंदी के दौर से गुजर रहा है. इस हड़ताल को देश के कई छात्र संगठनों का भी समर्थन है. ट्रेड यूनियन की तरफ से कहा गया है कि इस हड़ताल में देश के करीब 25 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं. कनाडा के मॉन्ट्रियल में उड़ान भरने के दौरान एक विमान का एक पहिया टूटकर अलग हो गया. हादसा तब हुआ जब ये विमान रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन टेक ऑफ करने के साथ ही विमान का एक पहिया निकलकर नीचे गिर गया. लेकिन टेक ऑफ करने के साथ ही विमान का एक पहिया निकलकर नीचे गिर गया. इससे पहले विमान के रनवे पर दौड़ने के दौरान उस पहिए से तेज चिंगारियां निकलती दिखीं. इसके बावजूद विमान उसी हालत में रनवे पर दौड़ता रहा. धीरे धीरे विमान की स्पीड बढ़ती गई और उसने जैसे ही टेक ऑफ किया वो पहिया निकलकर नीचे गिर गया. विमान की ये हालत देख उसके अंदर मौजूद यात्री हैरान रह गए. पहिया निकलने की जानकारी मिलने के बाद पायलट ने विमान को दोबारा मॉन्ट्रियल हवाई अड्डे की तरफ मोड़ दिया. इस दौरान फ्यूल खर्च करने के लिए पायलट विमान को करीब 2 घंटे तक हवा में ही उड़ाता रहा, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारियां शुरू की गईं. सिर्फ एक पहिए से विमान को लैंड कराना काफी खतरनाक था, लेकिन पायलट ने किसी तरह विमान को सही सलामत रनवे पर उतार लिया. अपनी फिल्म छपाक की प्रमोशन के लिए दिल्ली आई दीपिका पादुकोण जेएनयू पहुंची. उन्होंने हिंसा के खिलाफ जारी लेफ्ट गुटों की प्रदर्शन में हिस्सा लिया. इस बीच जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और लेफ्ट नेता कन्हैया कुमार और जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष की अगुवाई में लेफ्ट से जुड़े छात्रों ने आजादी वाले नारे भी लगाए. दीपिका पादुकोण खामोशी से नारों को सुनती रही, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने हिंसा में जख्मी हुई जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष से मुलाकात की. कन्हैया कुमार के भाषण के वक्त भी दीपिका वहां मौजूद रही, लेकिन उनकी कन्हैया से मुलाकात नहीं हो पाई. कन्हैया कुमार ने दीपिका के समर्थन में ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि दीपिका, आपके समर्थन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं. आज आपको गाली दी जा सकती है और ट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इतिहास आपकी हिम्मत और आइडिया ऑफ इंडिया के समर्थन के लिए आपको याद रखेगा. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा पर देश भर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा. कई राज्यों में इस मुद्दे पर तनाव बना हुआ है. गुजरात के अहमदाबाद में तो बीजेपी और कांग्रेस के छात्र संगठनों में जमकर टकराव हुआ. इस टकराव में कई कार्यकर्ताओं के सिर तक फट गए. और देखते ही देखते जेएनयू में हुई हिंसा पर अहमदाबाद भी सुलगने लगा.
आरोप है कि बीच सड़क पर बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के समर्थकों को बुरी तरह पीटा। इस मारपीट में एनएसयूआई के एक कार्यकर्ता का सिर तक फट गया। एक कार्यकर्ता को तो बस पर धकेलकर उस पर जमकर लात और घूंसे बरसाए गए। आरोप है कि एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच हुई झड़पों में एक कार्यकर्ता के तो सिर से खून बहता दिखा। उसकी कमीज खून से लाल नजर आई। ये तांडव पुलिस की मौजूदगी में हुआ। आरोप है कि पहले तो पुलिस खामोश रही और जब हालात हाथ से निकलने लगे तो उसने भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर ही कार्रवाई की। इससे वहां तनाव और बढ़ गया। इस पूरे हंगामे में मीडिया को भी नहीं छोड़ा गया और कई पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई। यह हंगामा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के धरने से शुरू हुआ। वो अहमदाबाद में जेएनयू हिंसा के खिलाफ एबीवीपी के दफ्तर को घेर कर बैठे थे और ऐसा उन्होंने जेएनयू में हुई हिंसा के खिलाफ किया और इसके लिए एबीवीपी को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आरोप है कि मामले को शांत कराने के लिए पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की और पुलिस पर आरोप लगा कि सिर्फ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पीटा गया और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को छुआ तक नहीं गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर इसका गुस्सा भी निकाला। जो प्रोटेस्ट करने हिंसा करने वाले लोग हैं उन लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे आप लोग। एक मिनट बैठ लो। हंगामे के दौरान जब कुछ लड़के गली के अंदर घुसे तो उन्होंने मीडिया को भी निशाना बनाया। यही नहीं, उन्होंने कैमरों को भी बंद करने की धमकी दी। इस पूरे हंगामे में ये धमकी देने वाले एनएसयूआई के थे या एबीवीपी के, ये कहना मुश्किल है। मारपीट में घायल हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी की तरफ से दलील दी गई कि हमला एनएसयूआई की तरफ से हुआ था। उन्होंने अपने ध्वज को खोलकर जो बांबू थे उनसे एबीवीपी कार्यालय पर हमला भी किया और उसको मारने का प्रयास भी कार्यकर्ताओं को किया और दोनों विद्यार्थी गुटों में झड़प भी हुई। देश भर में चल रहे विरोध और हंगामे के बीच दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की। जेएनयू प्रशासन ने सर्वर रूम में तोड़फोड़ और गार्ड के साथ मारपीट की शिकायत पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। बताया गया कि एफआईआर में छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष समेत कई छात्रों के नाम हैं। जेएनयू प्रशासन की तरफ से एक शिकायत जो दिल्ली पुलिस है उसको दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि एडमिन ब्लॉक के पास में जो एक रजिस्ट्रेशन काउंटर था वहां पर उन लोगों के द्वारा पहले बिजली को काटा गया, उसके बाद तोड़फोड़ शुरू की गई, जो सुरक्षा गार्ड थे उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जेएनयू में हुई मारपीट से पहले ही यूनिवर्सिटी में हुई तोड़फोड़ के मामले में ये दोनों एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। एक सर्वर है जिसपे ऑनलाइन एप्लीकेशंस होस्ट होती हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, उसके डैमेज से रिलेटेड है वो एफआईआर 4 तारीख को दर्ज की गई थी। बताया गया कि जेएनयू के सुरक्षा अधिकारियों ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 4 जनवरी को जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष समेत 19 छात्रों ने यूनिवर्सिटी के सर्वर रूम में घुसने की कोशिश की। आरोप है कि इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के रोकने पर इन छात्रों ने उनके साथ मारपीट भी की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सुरक्षा कर्मियों से मारपीट के बाद ये लोग शीशा तोड़कर सर्वर रूम में घुस गए और वहां पहुंचकर वाईफाई और फाइबर केबल समेत कई मशीनों को तोड़ दिया। एफआईआर में बताया गया कि प्रशासनिक भवन के आसपास प्रदर्शन करने पर हाईकोर्ट की रोक के बाद भी ये छात्र वहां पहुंचे और तोड़फोड़ की। बिहार के जमुई में झाझा के बीजेपी विधायक रविंद्र यादव को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। बताया गया कि गांव की सड़क नहीं बनने से खफा लोग अपनी फरियाद लेकर अधिकारी के पास पहुंचे थे, लेकिन बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के पास उनकी मुलाकात इलाके के विधायक से हो गई, जिन्हें लोगों ने घेर लिया। ये सभी लोग गांव से होकर गुजरने वाली सड़क नहीं बनने से परेशान थे और विधायक को देखते ही उनका गुस्सा और भड़क गया। विधायक और वहां के लोगों के बीच तीखी बहस होने लगी। आप हमसे लड़ाई करने आए कि हमसे बात कर रहे हैं? आप जिस तरह से जवाब दे रहे हैं सर उसी से बात कर रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त उनसे सड़क बनाने का वादा किया गया था। आप हमारे गाँव है, इस बार रोड अच्छा बन रहा है, हम लोग का रोड अभी। लोगों के गुस्से का सामना कर रहे विधायक ने पहले तो समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो भी सड़क बनाने के वादे से पल्ला झाड़ने लगे। ऐसा तो हम विश्वकर्मा महाराज ने कि हम जीत के गए तो सबके रोड बनाइए देंगे। ठीक है, I will try my। नहीं सर, इंग्लिश नहीं समझते, हिंदी बोलिए हम लोग को सर। इंग्लिश नहीं समझते तो इंग्लिश पढ़ो।
निर्भया गैंगरेप मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों के डेथ वारंट पर मोहर लगा दी। डेथ वारंट का मतलब होता है फांसी का आदेश। कोर्ट ने फैसला दिया कि 22 जनवरी को सुबह 7 बजे दोषियों को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। इस फैसले के बाद निर्भया के माता पिता के आंखों में आंसू आ गए और जब वो कोर्ट से बाहर निकले तो उनकी आंखें नम दिखी। निर्भया केस में 7 साल और 37 दिन बाद इंसाफ का इंतजार खत्म हुआ। पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों के डेथ वारंट मतलब उनकी फांसी के आदेश जारी कर दिए। इस फैसले के बाद निर्भया की मां भावुक हो गई। इस फांसी से देश के महिलाओं का कानून पर विश्वास जगेगा, आस्था जुड़ेगी और सबको इंसाफ मिलेगा। निर्भया के पिता ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। हालांकि ये टीस उनके मन में आज भी जिंदा है कि उन्हें इंसाफ मिलने में इतना वक्त लग गया। देरी तो हुई है, इसको तो नहीं देरी नहीं हुई, लेकिन ये फैसला हमारे लिए ही नहीं है, ये पूरे देश के लिए हुआ है। पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला निर्भया की मां की याचिका पर आया। अब चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाया जाएगा। निर्भया केस में 7 साल की लंबी सुनवाई के बाद दोषियों को फांसी देने की तारीख तय हुई है। कोर्ट ने चारों दोषियों का डेथ वारंट भी जारी कर दिया है, जिसका मतलब होता है फांसी का आदेश, जिसमें अदालत की तरफ से तय की गई फांसी की तारीख और जगह का नाम लिखा होता है। इसके अलावा जिन गुनहगारों को सजा दी गई होती है उनके नाम भी डेथ वारंट में लिखे जाते हैं, जबकि दोषियों को जिस मामले में सजा दी गई होती है उसकी जानकारी और एफआईआर का नंबर भी डेथ वारंट में लिखा जाता है। इसके बाद जज इस डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करते हैं और इसे जेल प्रशासन को भेज दिया जाता है। यानी अब निर्भया के दोषियों के फांसी का आदेश जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। साथ ही दोषियों के परिवार वालों को भी इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि वो फांसी से पहले उनसे मुलाकात कर लें। हालांकि दोषियों के वकील की तरफ से कहा गया है कि वो डेथ वारंट के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे। कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन आखिरी कानूनी विकल्प है, जिसके लिए निर्भया के दोषियों को 14 दिन का समय मिला है और उनके वकील ने साफ कर दिया है कि वो इस विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। क्यूरेटिव पिटीशन और डेथ सेंटेंस को स्टे करने की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट स्टे देकर आगे का प्रोसीजर करेगा और उसको डिसाइड होने के बाद मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति का फाइल करेगा। कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने के लिए दोषियों के पास 14 दिन होंगे। इन 14 दिनों में अगर डेथ वारंट पर उनकी गुहार नहीं मानी जाती तो 15वें दिन उन्हें फांसी की सजा हो जाएगी, जिसकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 22 तारीख को जो पटियाला हाउस ने निकाला है डेथ वारंट जारी, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। वेट करेंगे चारों का, जैसे भी जो है ट्रायल देखेंगे, उनका रस्ते से चेक करेंगे और तख्ता वगैरह चारों कहेंगे तो चारों वरने 2-2 करके लिए लेंगे। निर्भया के दोषियों के फांसी के आदेश पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी खुशी जताई। जो जजमेंट दिया है इसका मतलब है दोषियों को सिर्फ सजा सुनाना नहीं, देश में आने वाले दिन में ऐसा इंसिडेंट ना होना चाहिए, ये जजमेंट का मतलब भी होता है। निर्भया केस के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी होने के बाद तिहाड़ जेल में फांसी की तैयारी तेज हो गई। अदालत के आदेश के मुताबिक निर्भया के चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, जिसके लिए बिहार की बक्सर जेल से फांसी की रस्सी भी मंगवा ली गई है। जबकि तिहाड़ जेल प्रशासन जल्द ही जल्लाद के लिए यूपी के डीजी जेल को एक और चिट्ठी लिखेगा। खबर है कि मेरठ के पवन जल्लाद को फांसी देने के लिए बुलाया जा सकता है। डेथ वारंट जारी होने के बाद अब चारों दोषियों से कोई काम नहीं कराया जाएगा। साथ ही समय समय पर उनकी मेडिकल जांच भी कराई जाएगी। इतना ही नहीं, फांसी से पहले दोषियों से उनकी वसीयत के बारे में पूछा जाएगा कि वो अपनी जमीन जायदाद या कोई भी जो संपत्ति है किसी के नाम तो नहीं करना चाहते। इसके अलावा एक बार उनके परिवार के किसी एक सदस्य से मिलने की इजाजत भी दी जाएगी। निर्भया के चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी होने पर देश भर में जश्न मनाया गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में कोर्ट को उसके फैसले के लिए धन्यवाद दिया गया। साथ ही ये दलील दी गई कि कोर्ट के इस फैसले से लोगों का कानून पर विश्वास और बढ़ जाएगा। पटना में तो दोषियों को फांसी के आदेश पर बच्चों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। इसी तरह कानपुर में भी फैसले का स्वागत किया गया। लोगों ने ढोलक बजाकर और आतिशबाजी करके कोर्ट के फैसले पर जश्न मनाया। हिंदुस्तान पूरी तरह से आक्रोश था, आज न्याय मिला। निश्चित रूप से हम सब खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। आज हम लोग उत्साह मना रहे हैं कि ये फैसले, ऐसे ही फैसले जल्दी से जल्दी अगर लिए जाए तो और ज्यादा अच्छा होगा। पटना और उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली में भी कुछ लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। लोगों ने बताया कि उन्होंने इस फैसले का 7 साल इंतजार किया और अब जब ये इंतजार पूरा हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज हम लोग को जश्न मनाने का दिन है। बहुत जल्दी और फांसी होती है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कल के डेट का आता, लेकिन अगर आज भी आया तो कोई 22 तारीख का भी आया तो कोई नहीं, लेकिन फांसी होनी चाहिए। इसके खुशी में हमारे भाई मिठाई भी लेके आए और हम इसलिए मिठाई भी बांट रहे हैं।
निर्भया के दोषियों को फांसी के आदेश पर सियासी दलों की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। सभी दलों ने कोर्ट के फैसले का एक सुर में स्वागत किया। साथ ही ये उम्मीद जताई कि इस फैसले का लोगों के बीच कड़ा संदेश जाएगा और महिला अपराधों में कमी आएगी। देश इस प्रकार का जो आज निर्णय आया है, इसके लिए बहुत इंतजार था पूरे देश में। आज पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ी है। निर्भया कांड 2012 में हुआ था। तब कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह देश के गृह राज्य मंत्री थे। उन्होंने भी 7 साल बाद मिले इंसाफ पर खुशी जताई। समझता हूँ निर्भया के माता पिता के और उनके पूरे परिवार के लिए और पूरा जिनको वो दर्दनाक घटना और जितने लोगों ने इस चीज की मांग की थी, आज राहत की सांस अवश्य लेंगे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी डेथ वारंट पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में निर्भया केस के वक्त दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे नीरज कुमार ने आरोपियों को फांसी की सजा मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि उस वक्त उन्हें इस मामले की जांच में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। निर्भया गैंगरेप मामले में चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। निर्भया केस के जो चारों दोषी हैं उनका डेथ वारंट इश्यू हो गया, यानी ब्लैक वारंट। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार जी हैं, जो उस समय दिल्ली पुलिस के मुखिया थे जब ये कांड हुआ था। सर, उस समय आपको कब ये जानकारी मिली और उसके बाद आपका क्या अगला एक्शन था? जानकारी बिल्कुल उसी समय मिल गई थी जब पुलिस के नोटिस में आई थी, और मौके पर जो टीम गई थी उसने पूरी रिपोर्ट कंट्रोल रूम को दी थी और कंट्रोल रूम ने मुझे बता दिया था। और मेरा पहला निर्देश यही था कि उस बस को ट्रेस करना है जल्दी से जल्दी। सर, आरोपियों तक आप लोग कैसे पहुंचे थे? और सबसे महत्वपूर्ण थी सर वो बस जिसका सुराग आपको मिला था, लेकिन सर जो एविडेंस थे वो एक नजीर साबित हुए इस केस में। ब्रेक थ्रू हमें सीसीटीवी के फुटेज से मिला था, जो महिपालपुर के गेस्ट हाउस से हम लोगों ने पाया, और जो फॉरेंसिक एविडेंस थे वो मौके पर या उसके आरोपियों के बॉडी एग्जामिनेशन पर जो विक्टिम थे उसके एग्जामिनेशन पर हम लोगों को फॉरेंसिक एविडेंस मिले। सर, जो निर्भया का दोस्त था उसने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे और सड़कों पे लोग आ गए थे, प्रदर्शन हुए और पुलिस कटघरे में थी। कितना चुनौतीपूर्ण था सर उस समय आपके लिए ये पूरी सिचुएशन को हैंडल करना? उसके सारे आरोप जो है गलत थे और उसके सबूत हम लोगों के पास हैं कि कैसे उसने गलत ये आरोप लगाए थे। केस को सबसे बेस्ट केस माना जाता है सर, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। आपको लगता है सर कि आपकी बेस्ट टीम थी जिसने इस केस को खोला? सर, वन ऑफ माय बेस्ट टीम्स। हमारी काफ़ी सारे केसेस हैं जो बहुत उत्कृष्ट लेवल के हैं और बाकी टीम्स भी हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये टीम निश्चित तौर पर वन ऑफ द बेस्ट। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के लिए अगले 72 घंटे सबसे मुश्किल होने वाले हैं। अनुमान है कि हिमाचल में भारी बर्फबारी का सिलसिला फिलहाल नहीं थमेगा। ऊपर से मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि पहाड़ों पर लोगों को ठंडी हवाओं के थपेड़े भी सहने पड़ सकते हैं। साथ ही कुछ जिलों में बारिश का भी अनुमान है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा तो पहले ही जम चुके हैं। मनाली में तो तापमान -10 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया। चारों तरफ पहाड़ बर्फ से लदे नजर आए। सड़कों पर 3 से 4 इंच तक बर्फ की मोटी परत जम गई। सड़क किनारे बने मकानों, दुकानों और यहां तक कि गाड़ियों पर भी बर्फ गिरी नजर आई। भारी बर्फबारी की वजह से कई इलाकों का संपर्क भी कट गया। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए पर्यटकों को सोलंग नाला जाने से रोक दिया। इसके अलावा वहां फंसे लोगों को भी सुरक्षित मनाली पहुंचाने का काम किया गया। रात को लगभग 240 के आसपास पर्यटकों की गाड़ियां बर्फबारी के कारण फंस गई थी, तो उनके रेस्क्यू के लिए हमने पुलिस प्रशासन के साथ रात को लगभग 2 बजे तक रेस्क्यू किया। पिछले 2 दिनों से मनाली में लगातार बर्फबारी हो रही है और पूरा इलाका बर्फ से जम चुका है, जिसकी एक झलक मॉल रोड पर भी देखी गई। हालांकि लगातार हो रही बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरों पर खुशी ला दी। पर्यटन नगरी मनाली में बीते कल से हुई भारी बर्फबारी के बाद समूची घाटी ने बर्फ की इस पे चादर ओढ़ ली है और समूची घाटी इसमें शीतलहर की चपेट में है। अगर मैं इसमें की बात करूं तो इसमें जो यहाँ का तापमान है वो माइनस में जा रहा है। सबसे पहले मैं कुछ तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहूंगा। आप देखते हैं कि मेरे पीछे का किस तरह मनमोहक नजारे बर्फबारी के बाद यहाँ हुए। आप जहाँ भी नजर दौड़ाएं चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ जो वो यहाँ पे नजर आई। आप देखते हैं कि किस तरह वृक्षों पर जो है किस तरह बर्फ यहाँ पे टिकी हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि कुल्लू जिले में अगले 72 घंटों तक बर्फबारी जारी रहेगी। इसके अलावा लाहौल स्पीति, जहां चंद्रा नदी जम चुकी है, वहां भी हालात में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। लाहौल स्पीति की तरह हिमाचल की राजधानी शिमला भी ठंड से ठिठुर रही है।
शिमला में तापमान -6 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया। जबकि शिमला जिले के नारकंडा इलाके पर तो पानी जमा देने वाले मौसम की मार पड़ी। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपटा दिखा। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमने से कई गाड़ियां और बसें वहां फंस गई। सड़कों पर फिसलन से हादसे का खतरा बढ़ गया। इस वजह से करीब 150 पर्यटक 30 घंटों तक वहां फंसे रहे। शिमला में विधानसभा के पास वाले इलाकों में तो तेज बारिश हुई। इससे वहां तापमान काफी गिर गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक ठंड के इस टॉर्चर से हिमाचल को राहत नहीं मिलने वाली। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाके हैं जहां पे बारिश होगी और कुछ एक जगह पे हैवी स्नोफॉल भी हो सकता है। हैवी स्नोफॉल जो ऊपरी इलाकों में भी रहेगा। मौसम विभाग ने हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी अगले 3 दिनों तक भारी बर्फबारी और तेज रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके तो पहले से ही ठंड का टॉर्चर झेल रहे हैं। भीषण ठंड की वजह से वहां पीने के पानी और बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। और अगर मौसम ऐसा ही रहता है तो मुमकिन है कि हालात और खराब हो जाएंगे। पुंछ जिले में इसका असर भी दिखाई दिया। वहां चारों तरफ पहाड़ बर्फ से लदे नजर आए। तापमान भी लुढ़ककर -8 डिग्री पहुंच गया। सड़कों पर बर्फ जमने से फिसलन इतनी बढ़ गई कि लोगों को चढ़ाई पर गाड़ियों को धक्का देकर वहां से निकालना पड़ा। इसके अलावा भारी बर्फबारी की वजह से कई रूट भी बंद कर दिए गए। जहां एक तरफ भारी बर्फबारी इलाके के लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है, तो वहीं पर्यटक जम्मू कश्मीर का मौसम देखकर खुश हैं। हालांकि प्रशासन खतरे से वाकिफ है और उसने सैलानियों को ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर जाने से रोक दिया है। इसके अलावा वैष्णो देवी मंदिर के रूट पर भी बर्फ जमने से प्रशासन ज्यादा सावधानी बरत रहा है, ताकि किसी भी तरह की घटना से निपटा जा सके। यही नहीं, बर्फबारी की वजह से नए साल में दूसरी बार जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया, जिससे उधमपुर में लंबा जाम लग गया। करीब 18 घंटों तक जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद रहा। एक के पीछे एक कई गाड़ियां फंसी दिखी। जाम लगने से लोगों में भी गुस्सा साफ दिखा। पता नहीं क्यों बंद किया गया है। 2-4 हजार गाड़ी इधर फंसी हुई है। उनको हो गए 5-6 दिन ट्रक वालों को। जम्मू कश्मीर की तरह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। वहां एक पर्यटक ने तो बहते झरने के जमने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जो बाद में वायरल हो गया। फ्रोजन वाटरफॉल, और मैं इसके अंदर गया था और इसके अंदर जाके पूरा फोटो वगैरह लिया। उधर चमोली में भी सैलानियों ने बर्फ के बीच खूब मौज मस्ती की। वहां लगातार हो रही भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट जारी है, जिसका वहां पहुंचे पर्यटकों ने आनंद उठाया। लोगों ने बर्फ में कई तस्वीरें खिंचवाई, जबकि इस बर्फबारी ने वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखी, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा। यहां तक कि बर्फबारी की वजह से मकानों की छतें और पेड़ों से लेकर गाड़ियों की छतें और शीशे सब कुछ बर्फ से ढक